तो मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ के सिलसिले में मध्य प्रदेश की खबरों की को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि 7 बजे की 7 कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर, किन घोटालों में नंबर 1 बन रहा है इंदौर, इसकी बात करेंगे। साथ ही नर्सिंग कॉलेजों को सुप्रीम झटका लगा है, इस खबर पर भी विस्तार से होगी बात। मुरैना में जहरीली पानी की टंकी की वजह से क्या हुआ नुकसान, मदरसों पर फिर किस बात को लेकर बहस छिड़ गई, इस पर भी डिटेल में होगी बात। मासूमों के हाथ में कहां शराब देखने को मिली, क्या है ये पूरा मामला, डिटेल में करेंगे बात। ग्वालियर में डबल मर्डर का एक मामला सामने आया है, तो वहीं इंदौर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। इन खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी से लगे रायसेन जिले की करते हैं, जहां पर बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एक एनजीओ की टीम के साथ छापामार कार्रवाई की। सेहतगंज स्थित सोम फैक्ट्री में छापे के दौरान 20 लड़कियों समेत 50 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया। यहां नाबालिग बच्चों से शराब बनवाई जा रही थी, 15 घंटे काम कराया जा रहा था। बच्चों के हाथों की चमड़ी भी जली हुई मिली है। सामाजिक न्याय विभाग और आबकारी विभाग की मिलीभगत से बच्चों से यहां पर मजदूरी करवाई जा रही थी। इसके अलावा बाल संरक्षण आयोग की टीम ने मंडीदीप में भी 2 फैक्ट्रियों में छापा मारा। मंडीदीप के न्यू इंडस्ट्रियल एरिया के LM बेकर्स से 21 और GK इलेक्ट्रिकल्स कंपनी से 36 बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया। कार्रवाई के बाद आयोग की टीम बाल श्रमिकों को भोपाल लेकर गई है। आज यहाँ पर आके निरीक्षण के दौरान हमको 50 से अधिक बच्चे मिले हैं, जिनमें 20 के आसपास लड़कियाँ शामिल हैं, जिनको यहाँ पर शराब बनाने के काम में लगाया गया था। बच्चों को रेस्क्यू कर FIR करवाने की कार्रवाई फैक्ट्री मालिक की विरुद्ध की जा रही है। राष्ट्रीय बाल आयोग द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई है, जहाँ पर लगभग 50 से ऊपर के बाल मजदूरी में संलिप्त बच्चे पाए गए हैं। प्राथमिकी बाल आयोग हमें देगा और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। तो रायसेन में अलग अलग फैक्ट्रियों में छापामार करते हुए बाल संरक्षण आयोग की तरफ से कार्रवाई की गई और शराब बनाने की फैक्ट्रियों से बाल श्रमिकों को छुड़ाया गया है। 3 फैक्ट्रियों में छापा मारा गया। बाल श्रम के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। 107 नाबालिगों का रेस्क्यू यहां से किया गया है, जिन्हें अवैध रूप से इन फैक्ट्रियों में शराब बनाने के काम में इन बच्चों को लगाया गया था। इधर मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्म हो गई है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के दावों ने मदरसों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कानूनगो ने मदरसों के बुनियादी ढांचे, शिक्षा प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इन मदरसों में पढ़ रहे हिंदू बच्चों को वहां से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिल करने की मांग की है। राज्य सरकार से यह मांग की गई है। और भी क्या कुछ कहा गया है, उस पर क्या रिएक्शन है, ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में फिर मदरसों पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने दावा किया है कि MP के करीब 14,000 मदरसों में कई हिंदू बच्चे इस्लामिक शिक्षा ले रहे हैं, जबकि मदरसे सुरक्षित नहीं है। हिंदू बच्चों को मदरसों में भेजना तो ऐसा अक्षम्य काम है। इसको तत्काल सुधार करने के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूँ कि तत्काल हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर निकालने की कार्रवाई करें, ये अवश्यंभावी है। उधर प्रियंक कानूनगो के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि बाल आयोग को उन बच्चों की भी चिंता करनी चाहिए जो सड़क पर भीख मांग रहे हैं। वहीं भाजपा ने कहा कि हो सकता है कि यह षड्यंत्र का हिस्सा हो, इसके लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे। ये केवल न्यूज में आने के लिए इस तरह की बातें फैलाते हैं लोग। मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा कि मदरसे में वो बच्चे जा रहे होंगे। एक हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सब जगह फैलाना करना, इसके अलावा कोई बच्चे, और ये सब फेल हो गया। अगर ऐसे है तो इसका हम अध्ययन करेंगे, किस षड्यंत्र के तहत, किस योजना के तहत वहाँ बच्चों को ले जाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई बात जानकारी में आती है तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। मदरसों में अयोग्य शिक्षक होने की बात कहकर
कानूनगो ने नया विवाद भी खड़ा कर दिया है। इसमें सरकार की व्यवस्था और नीति पर भी सवाल खड़े होते हैं। साथ ही हिंदू बच्चों को मदरसों से निकालने की बात कहकर कानूनगो ने नया मजहबी एंगल भी क्रिएट करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर रीवा जिले की जनपद पंचायत जवा में हुए बहुचर्चित शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाले में जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मुकेश मलिक ने अहम फैसला सुनाया है। घोटाले के 14 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। घोटाले के 4 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक को दोषमुक्त किया गया है। बता दें कि जनपद पंचायत जवा में साल 1998 में वर्ग 1, 2 और 3 के लिए राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत 60 पद और स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षाकर्मी के विभिन्न पदों पर 110 पदों के लिए नियुक्तियां होनी थी। नियम के मुताबिक 170 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए चयन समिति का गठन किया गया, लेकिन समिति के सदस्यों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कई अनियमितताएं की। रिक्त पदों से अधिक नियुक्तियां कर दी गई। मामले की शिकायत लोकायुक्त में की गई थी। लोकायुक्त की जांच में 19 लोगों पर FIR दर्ज की गई थी, जिसमें आज सजा का ऐलान किया गया है। इसमें पुलिस द्वारा 1998 में अपराध दर्ज किया गया था लोकायुक्त पुलिस द्वारा, और उन्होंने अपराध दर्ज करके 19 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें आज डॉक्टर मुकेश मलिक द्वारा 14 आरोपियों को विभिन्न अलग अलग धाराओं में सजा दी गई है और 4 लोग उसमें मृत हो गए थे और एक जो आरोपी रामानंद पांडे हैं उनको दोषमुक्त किया गया है। इधर मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में सूटेबल कॉलेजों की दोबारा CBI जांच न करवाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मध्य प्रदेश के निजी नर्सिंग कॉलेजों ने जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने MP हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से इनकार करते हुए निजी नर्सिंग कॉलेजों की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की CBI जांच का रास्ता साफ हो गया है। मुरैना में असामाजिक तत्वों ने पानी की टंकी में जहरीला पदार्थ मिला दिया। दूषित पानी पीने से 12 से ज्यादा ग्रामीण बीमार हो गए। सभी ग्रामीणों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत है। मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग ने पानी के सैंपल को जांच के लिए लैब में भेज दिया है। इंदौर में साइबर फ्रॉड की जांच कर रही साइबर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 85 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड की जांच कर रही पुलिस के हाथ चौंकाने वाली जानकारियां लगी हैं। गिरोह ने 10 अलग अलग राज्यों में बैंक खाते खोलकर उसमें रकम ट्रांसफर की थी। साथ ही यह गैंग लोगों से बैंक अकाउंट किराए पर लेकर ठगी गई रकम उसमें जमा करता था। इसमें ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठगी गई रकम भी शामिल है। पुलिस ने इस केस में आरोपियों की मदद करने वाले बैंक मैनेजर और डिलीवरी बॉय को भी गिरफ्तार किया है। ठग गिरोह ने इंदौर के इंडसइंड बैंक में RK इंटरप्राइजेज नाम से बैंक अकाउंट खुलवाया था। अकाउंट खोलने के लिए डिलीवरी बॉय को 1 लाख रुपए दिए गए थे। RK इंटरप्राइजेज नाम के खोले गए बैंक खाते में 12 करोड़ रुपए जमा हुए। इंडसइंड बैंक के अधिकारी को पुलिस ने कुछ दिन पहले फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। इसने गढ़वाल इंटरप्राइजेज के नाम से फर्जी अकाउंट खोला था, जिसमें 7 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। जांच में पता चला है कि पिछले 5 महीने में इन बैंक खातों में करीब 138 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। कई खातों में जमा की गई रकम फ्रीज की जा चुकी है। साइबर पुलिस इस मामले में बैंक के और भी कर्मचारियों को आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है। जो संदेहास्पद राशि है वो विभिन्न राज्यों के अलग अलग अपराधों, अलग अलग शिकायतों से संबंधित है। काफ़ी राशि जो है ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग की है और उसमें जो विदेशों से पैसा आने में जो प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से ये 2 आरोपी मोहम्मद जावाज और राकेश त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया। तो स्वच्छता के साथ इंदौर घोटालों में भी नंबर 1 बनता जा रहा है। 150 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले के बाद अब स्ट्रीट लाइट घोटाले के आरोप भी लग रहे हैं। कांग्रेस ने स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस के नाम पर 5 साल में करीब 1.25 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि निगम ने 2019 में दिल्ली की सूर्या रोशनी लिमिटेड को 12,000 LED लाइट लगाने का टेंडर 10 करोड़ में दिया। कॉन्ट्रैक्ट में सूर्या रोशनी लिमिटेड को ही
7 साल तक मेंटेनेंस भी करना था, लेकिन निगम अधिकारियों ने स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का काम सूर्या रोशनी लिमिटेड से दम्मानी इलेक्ट्रिकल्स को दे दिया और हर साल मेंटेनेंस के 24 लाख रुपए दम्मानी इलेक्ट्रिकल को जारी होते रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का काम निगम का विद्युत विभाग ही कर रहा है और मेंटेनेंस के रुपए अधिकारियों की जेब में जा रहे हैं। 2019 में लगभग 10 करोड़ का एक टेंडर स्ट्रीट लाइट को एलईडी में बदलने के लिए किया गया। दिल्ली की एक कंपनी सूर्या रोशनी लिमिटेड को काम दिया। इनकी वो गाड़ी हमने पकड़ी जिससे पता चला कि इनका मेंटेनेंस तो नगर निगम खुद कर रही है अपनी गाड़ियों से। 2.25 करोड़ का ये घोटाला है। अब इसमें महापौर को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, मुख्यमंत्री को एक जांच कमेटी बनाना चाहिए और एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इधर अमरवाड़ा विधानसभा में 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह मैदान में उतार दिए गए हैं। कमलेश शाह के पक्ष में सांसद विवेक बंटी साहू ने प्रचार किया। सुनारी कला की नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए सांसद साहू ने पूर्व सांसद नकुलनाथ पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आम जनता को पहले सांसद से मिलने के लिए लाठी डंडे खाने पड़ते थे। भाजपा अमरवाड़ा का विकास चाहती है। आप लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जितवाते आए हैं, आप लोगों ने हमेशा भाजपा को आशीर्वाद दिया है, लेकिन इस बार की जीत हमारी ऐतिहासिक जीत है। हमने ऐसे सांसद को देखे कि जनता को उसके कर्मचारी धक्का देकर के भगा देते। हमारे छिंदवाड़े की जनता ने सांसद से मिलने में लाठी और डंडे तक के खाए, लेकिन हमको इस परंपरा को बदलना है। सांसद महोदय को बताना चाहता हूं कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में काफी पीछे रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं छिंदवाड़ा जिले की जनता जनार्दन को और आप सभी को कि आपने एक सहज सरल सांसद को चुना है। और आपको सीधे लिए चलते हैं ग्वालियर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में श्रमदान भी इस दौरान उन्होंने किया है। सागर ताल पर जनप्रतिनिधियों के साथ में श्रमदान किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद रहे। साथ में अभी भी उनके मौजूद हैं। अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर सहित लगभग 179 करोड़ लागत के विकास कार्यों का यहां पर भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जा रहा है। और इसी के कार्यक्रम के मंच पर अब पहुंच चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव। इससे पहले जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत श्रमदान करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य सरकार में मंत्री ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी उनके साथ मौजूद रहे। अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर सहित लगभग 179 करोड़ रुपए के लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण इस दौरान होगा। और अब से कुछ देर पहले ग्वालियर में एमपीएल क्रिकेट की भी शुरुआत हो गई। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एमपीएल की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। एमपीएल में इस बार 5 टीमें प्रदेश भर की हिस्सा ले रही हैं। इन टीमों में ग्वालियर चीता, मालवा पैंथर, जबलपुर लायंस, भोपाल लेपर्ड और रीवा जगुआर टीमें शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा गया है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता थे। और इस मौके पर सिंधिया ने यह कहा भी है कि आज उनके पिता का एक बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है, जब एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शुभारंभ ग्वालियर से हुआ है और वो स्टेडियम भी अब उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने आज एमपीएल का उद्घाटन कर दिया और इससे शुरुआत आज से हो गई है। एमपीएल में मध्य प्रदेश के 5 अलग अलग इलाकों की टीम हिस्सा ले रही है। इस टूर्नामेंट में जाने माने क्रिकेटर कपिल देव भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं इंदौर के नाम अब एक और उपलब्धि हो गई है। लोकसभा की ऐतिहासिक जीत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दरअसल दर्ज हो गई है। देश में सबसे ज्यादा वोटों से इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने चुनाव जीता। सांसद शंकर लालवानी ने 11,75,092 वोटों से जीत दर्ज की है, रिकॉर्ड बनाया है। किसी भी चुनाव में यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सांसद शंकर लालवानी को सम्मानित किया है और उनका नाम अब इस बुक में, रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ।